हेलो 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 एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से कॉमर्स एरा विद विशेष की नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हाँ, थोड़ा सा इंट्रो खराब है लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे करते करते आ जाएगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम चैप्टर का नाम समझते हैं कि क्या है और इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले है नेचर। नेचर मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स? तो मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम पढ़ने वाले सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, कि मैनेजमेंट की क्या नेचर है, मैनेजमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है, हम ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम समझ लेते हैं मैनेजमेंट का मतलब क्या है। तो जैसे कि जो बच्चे नए हैं, क्या हालांकि कुछ बच्चों ने पढ़ लिया होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन एक बार को हम छोटा छोटा मोटा मोटी समझ लेते हैं। जैसे हम कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम जा रहे हैं, फिर चाहे आप अपने स्कूल जा रहे हो, आप अपनी ट्यूशन जा रहे हो, या आप कहीं रेस्टोरेंट जा रहे हो, रेलवे स्टेशन जा रहे हो, आप कहीं पर भी जा रहे हो, आपको हर एक चीज को करने का एक तरीका मिलेगा। हर एक चीज हम कैसे क्या करते हैं, क्या चीज कैसे है, हर एक चीज का बिहेवियर कैसा है, ठीक है, वहाँ के लोगों को कैसे अपॉइंट किया जा रहा है, स्टाफ को कैसे अपॉइंट किया जा रहा है, कैसे ट्रीट किया जाता है, क्या उनके आने का समय है, क्या उनके जाने का समय, हर एक चीज मैनेजमेंट कि अब क्या है कि ये हर एक चीज करता कौन। तो हम एक बंदा बैठा लेते हैं जिसको मैनेजर बोलते हैं, जो कि हर एक काम को हमारी तरफ से देखता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज कैसे होनी चाहिए, कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग कर रही है तो कैसे होगी, तो उसको अरेंज करना, लोगों को रखना, साथ ही साथ और उसके एक्टिविटीज कराना, ये सारा काम किसका होता है? मैनेजर का। तो अगर हम आसान शब्दों में कहें कि मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज। जो कुछ भी काम मैनेजर करता है वही मैनेजमेंट है। मतलब मैनेजर जो कुछ भी करे वही मैनेजमेंट है। तो अब जरा हम आपकी बुक की डेफिनेशन समझते हैं, जो आपकी बुक्स वगैरह में दी होगी जनरली। तो क्या दी है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, जो कि हम दूसरों से काम करा के कराते हैं। किस एम से? विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अब इसमें हमारे पास तीन कीवर्ड है। सबसे पहले प्रोसेस, फिर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो सबसे पहले हम समझते हैं, पहले पूरी डेफिनेशन को एक बार में पढ़ते हैं। तो क्या है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो सबसे पहले क्या है मतलब? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहां हम अपना काम दूसरों से करवा रहे हैं, ठीक है, किसके लिए? एक गोल जो है हमारे पास, जो हमारा कॉमन गोल है, हम उसको अचीव कर सके। कैसे? एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। अब सबसे पहले हम अपना पहला कीवर्ड समझते हैं कि पहला कीवर्ड जो प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब क्या? देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले मैनेजर के पास क्या काम होगा, कि क्या करना है ना, यही तो है प्लानिंग। तो सबसे पहली प्रोसेस क्या है? प्लानिंग, कि हमें सबसे पहले ये ढूंढना है कि हमें काम क्या करना है। तो सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे, फिर उसके बाद जो हमने प्लान किया है उसके सारे रिसोर्सेज को जोड़ेंगे, जिसको हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? अलग अलग लोगों को उस काम के लिए बैठा लेंगे, जो व्यक्ति सही होगा उसको उसकी काम दिया जाएगा, है ना। साथ ही साथ फिर हम क्या करेंगे? डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट मतलब लोगों को इंस्ट्रक्ट करना, मोटिवेट करना, लीडरशिप दिखाना अपनी। तो हम क्या करेंगे? लोगों को बताएंगे, डायरेक्टिंग करेंगे। फिर उसके बाद आखिरी चीज हम क्या करेंगे? बैठ के कंट्रोलिंग करेंगे कि क्या हमने प्लान किया था और क्या हमें उसके आउटपुट मिले। तो ये पूरी प्रोसेस है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में हमें इतनी सारी चीजें करके अपना काम दूसरों से कराना है। किससे कराना है? वर्क डन बाय अदर्स, बाय अदर्स। खुद अगर हम अपना काम करेंगे तो वो मैनेजमेंट थोड़ी कहलाए। मैनेजमेंट तो तब है जब आप अपना काम चार अलग लोगों से करा लो या ज्यादा लोगों से करा लो, यही तो मैनेजमेंट है। जब हम अपना काम दूसरों से करा ले, यही मैनेजमेंट है। साथ ही साथ किसके लिए? तो कोई भी एक गोल को अचीव करने, एक नहीं और भी गोल हो सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है किसी एक गोल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त की शादी है, तो काम क्या है हमारे पास? कि उसकी शादी जो है बहुत अच्छे से हो जाए। तो हम सारी चीजें करेंगे, क्या चीज कैसे होगी, प्लानिंग होगी आपकी सबसे पहले, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगी कि किस किस को बुलाना है, कैसे क्या करना है। फिर हम लोगों को काम बांटेंगे कि किसको केटरिंग का काम देखना है, किसको डेकोरेशन का काम देखना है, किसको क्या काम देना है। फिर उसके बाद हम लोगों को डायरेक्ट करेंगे कि अरे तुम ये काम ऐसे करो, तुम ये वो काम ऐसे करो। उसके बाद आखिरी में जब सब लिफाफे के पैसे गिन रहे होते हैं, तब हम कंट्रोलिंग करेंगे, अरे ये हमने ऐसा सोचा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये ऐसा सोचा था, ये बहुत अच्छा हो गया। यही तो सब प्रोसेस है। साथ ही साथ गोल क्या था? कि शादी अच्छे से हो जाए। और होप आप, अगर आप प्लान कर रहे हो अपने दोस्त की शादी, तो बहुत अच्छे से करो, है ना, बिगाड़ना नहीं। साथ ही साथ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है।
और सीबीएसई इनसे रिलेटेड केस स्टडीज वगैरह भी देता है, बहुत सारे क्वेश्चंस देता है एमसीक्यूज वगैरह में, तो इन शब्दों को समझना जरूरी है। सबसे पहले एक बहुत बेसिक मतलब समझते हैं एफिशिएंटली, इसमें सबसे ज्यादा आवाज आ रही है सी की, एफिशिएंटली, सीएंटली, सी फॉर कॉस्ट, सी फॉर कॉस्ट, एंड दिस इफेक्टिवली, इफेक्टिवली टी, टी मींस टाइम। तो एफिशिएंटली मतलब क्या, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको हम इतना बेहतरीन इस्तेमाल करें कि मैक्सिमम प्रोडक्शन को हम अचीव कर सकें, है ना। जैसे कि मानो आपके पास 1000 रुपए हैं, लेकिन आपने अपने 1000 रुपए को इतना अच्छा इन्वेस्ट किया, इतना अच्छा स्पेंड किया है कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिली है, तो ये क्या है, एफिशिएंटली, मतलब आप कॉस्ट इफेक्टिव हैं, आप कॉस्ट को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, आप कम से कम कॉस्ट में अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं, कम से कम रिसोर्सेज में अच्छा से अच्छा काम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एफिशिएंटली। साथ ही साथ इफेक्टिवली, तो इफेक्टिवली का मतलब होता है कि आप अपने काम को सही समय पे कर सके। जैसे आपको कोई काम दिया है कि आपको ये इतने समय तक करना है, आपके टीचर ने आपको होमवर्क दिया है कि बच्चा आपको ये काम 2 दिन के अंदर कंप्लीट करके देना है, अगर वो काम आप 2 दिन के अंदर कंप्लीट करके दे रहे हैं, इसका मतलब आप क्या है, इफेक्टिव है उस काम को लेके, आप वो काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, आप इफेक्टिव है। और एफिशिएंटली मतलब कि आपने उसी काम को सबसे सस्ते में करके दिखाया, अच्छे से अच्छा और सस्ते से सस्ता करके दिखाया, मतलब आप एफिशिएंटली हैं, है ना। नॉट ऑलवेज क्या कहते हैं, हम एफिशिएंटली रह के अपना काम समय से कर सकते हैं, लेकिन हमें इनके बीच में बैलेंस बनाना जरूरी है। इट इनेबल्स, देखो मैनेजमेंट लिखा है, इट इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट अगर अच्छा रहेगा तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल इफेक्टिवली मतलब सही समय से और कम कॉस्ट में अचीव कर सकते हैं। कम से कम कॉस्ट, साथ ही साथ क्या, कि जब हमारे पास कम से कम साधन हो, हमारे पास ऑप्टिमम जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है, लेकिन हम उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें तो अच्छे से हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सके, यही क्या है, मैनेजमेंट है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद पीटर ड्रकर कहते हैं मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट। मैनेजमेंट क्या है, सही, अपने काम को सही करना, किसके साथ, लीडरशिप इज डूइंग द राइट थिंग, और वो बोलते हैं कि लीडरशिप ही सही काम है। मैनेजमेंट क्या है, लीडरशिप है। अगर आप कोई भी व्यक्ति मैनेज कर रहा है तो वो एक लीडर है, वो हमें बताएगा और हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। साथ ही साथ एक और बहुत बढ़िया बात लिखिए, मैनेजमेंट इज नॉट अ वन मैन शो। मैनेजमेंट किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। मैनेजमेंट कभी एक व्यक्ति का काम नहीं है, मैनेजमेंट किसका काम है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में अभी हमने क्या क्या समझा, तो मैनेजमेंट हमने डिफाइन किया है कि मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, आर्ट है कि नहीं, कि हम मैनेजमेंट ऐसे ही नहीं आता है, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति डिग्री लेके आया हो वही अच्छे से मैनेज कर सकते, नहीं। हमारी क्लास में, आपके स्कूल में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास एमबीए या मैनेजमेंट की डिग्री नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं चीजों को। आपके क्लास टीचर, आपके सब्जेक्ट टीचर, जो भी आपकी क्लासेस ले रहे हैं, उनको पता है कि आपको कैसे मैनेज करना है। तो जरूरी नहीं है कि क्या हो, हमारे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री हो या कुछ हो, लेकिन ये कैसे आता है उनके पास, आर्ट से, एक्सपीरियंस से, उनकी क्रिएटिविटी से, उनकी स्किल से। साथ ही साथ मैनेजमेंट कैसा है, यूनिवर्सल है। मैनेजमेंट हर एक जगह है, हर एक सेक्टर में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। इवन अगर हम जैसे बात करें कि हमारा घर है, ठीक है, देश में हमारा घर है, हमारे घर में भी मैनेजमेंट है, हर एक चीज चलती है, पेरेंट्स हमारे हर एक चीज में दिमाग लगाते हैं, इतना पैसा यहाँ से आया, इतना वहां गया है, तुम्हारी पढ़ाई का इतना खर्चा है, हर एक चीज यूनिवर्सल वैलिड है ना। हमारे घर में है, हमारे शहर में हो सकता है, हमारे मोहल्ले में हो सकता है, हमारी स्टेट में हो सकता है, हमारे देश में होता है, हमारी दुनिया में होता है। मैनेजमेंट हर एक जगह है, हर एक लेवल पे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर एक जगह पे मैनेजमेंट है। इट मींस मैनेजमेंट कैसा है, यूनिवर्सल है। आप भी कोई काम कर रहे हैं तो हर एक चीज को मैनेज करके चलते हैं, हालांकि फोन चलाने के अलावा। इसके बाद कोर रोल, मैनेजमेंट का कोर रोल क्या है, तो देखिए हमारा क्या है, ह्यूमंस के लिए करना है मैनेजमेंट, फाइनेंशियल चीजों के लिए करना है, फिजिकल रिसोर्सेज के लिए करना है, इन्हीं सब के लिए तो कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स के लिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए और फिजिकल रिसोर्सेज। साथ ही साथ मॉडर्न व्यू क्या है, तो गाइडिंग ग्रुप्स टुवर्ड्स देयर गोल यूजिंग रिसोर्सेज। हमें क्या करना है, देखो हर व्यक्ति का मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रकार का रोल होता है, हर व्यक्ति अलग तरीके से काम करता है, सबका काम करने का तरीका अलग है, सबके गोल्स अलग अलग हैं। जैसे अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करूं तो मेरा एक गोल क्या रहेगा कि मैं वहां से ज्यादा पैसे कमाऊं। कोई और व्यक्ति अगर वहां कर रहा है तो उसका ये हो सकता है कि पैसे थोड़े से कम मिले लेकिन रिस्पेक्ट ज्यादा मिलनी चाहिए। तीसरे का ये हो सकता है कि पैसे भले ही
कम मिले लेकिन थोड़ा सा मेरे जीवन में सुकून रहे, चौथे का कुछ और हो सकता है, पांचवे का कुछ और हो सकता है कि किसी का एम हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कैसा क्या है। तो सबके अलग अलग गोल्स हैं, लेकिन हमें इन्हीं गोल्स को मिला के अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल में लेके आना है। अब ना हम समझते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का क्या इनके बीच में रिलेशन है। तो देखिए, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव रहेगी, मतलब इफेक्टिव सेम चीज, टी आ रहा है इस शब्द में, इफेक्टिव, टिव टिव, टी पे जोर दे रहे हैं, इसका मतलब ये किससे रिलेटेड है, टाइम से। किससे रिलेटेड है, टाइम से। टाइम से अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन हर एक चीज सही समय पर कर ले रही है, इट मींस हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, इफेक्टिव है। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब सेम, सी आ रहा है, कॉस्ट। कॉस्ट मतलब अगर हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, मिनिमम रिसोर्सेज के साथ कम से कम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट किए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करके दिखाएं, इट मींस हम कैसे हैं, एफिशिएंसी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। अब कभी कभी क्या होता है कि हम इफेक्टिवनेस को अचीव करने के लिए एफिशिएंसी को पीछे छोड़ देते हैं, और कभी कभी हम एफिशिएंसी को लेने के लिए इफेक्टिवनेस को छोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि हमारी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमने क्या किया, एक काम था हमें बहुत जल्दी पूरा करना था, तो हमने वो काम स्पीड में कराने के लिए उस पर ज्यादा पैसे लगा देते कि कोई बात नहीं, अच्छा ये काम ऐसे होना है तो ठीक है, इसमें थोड़ा सा और पैसा लगे लेकिन हमें सही समय पर करके दो। कभी कभी क्या होता है कि हमें पैसे बचाने के चक्कर में हम किसी काम के लिए कॉस्ट ज्यादा इनकर्ड कर देते हैं, समय समय लगा देते, समय बचाने के लिए पैसे बहुत ज्यादा लगा देते हैं, है ना। तो सिंपल सी चीज है कि क्या होता है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा बैलेंस रहनी चाहिए। अगर हम समय पे काम कर रहे हो, कम से कम कॉस्ट पे काम कर रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया चलेगी और हम सर्वाइवल अच्छा कर पाएंगे, बहुत ज्यादा प्रॉफिट उठा पाएंगे मार्केट से। पर ये कब होगा, जब हमारी कॉस्ट और टाइम दोनों सही बैलेंस में हो, है ना। इसके अलावा की फीचर्स या फीचर्स जिनको हम बोलते हैं मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हो सकते हैं, तो देखो बच्चा, सबसे पहला है गोल ओरिएंटेड। अब थोड़ा सा हम लाइव एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारी एक कंपनी आई, टेलीकॉम कंपनी, आपने सभी ने सुन रखा होगा जियो के बारे में। अब जब जियो मार्केट में आई तो जियो का एम क्या था कि उन्हें अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को खत्म करना है, सारे के सारे कॉम्पिटिटर खत्म करना है, ये एम लेके आए जियो वाले। तो उन्होंने क्या किया, हर एक व्यक्ति का अलग अलग गोल होगा, हर एक व्यक्ति का अलग अलग नजरिया होगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या था कि सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनानी है इंडिया की। तो गोल ओरिएंटेड है। फिर उनके मैनेजमेंट किस हिसाब से चले, इस हिसाब से चले कि भाई सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनानी है तो उस हिसाब से हम सारी चीजों को करेंगे। तो मैनेजमेंट किस पे फोकस करता है, हर ऑर्गेनाइजेशन एक गोल लेके आती है। आपका स्कूल गोल लेके आया कि हमें हर साल 1000 से 2000 स्टूडेंट्स चाहिए, एडमिशन चाहिए, साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है ना। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो आपके पेरेंट्स सोचते हैं अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, कैसे प्रॉफिट करें, कैसे अच्छे से अच्छी सर्विस दे सके जिससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन गोल ओरिएंटेड वर्क करती है। तो अब गोल ओरिएंटेड है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अपने अपने गोल है। अब ये मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे वो उन गोल्स को अचीव करा सके। तो मैनेजमेंट का एक बहुत बढ़िया फीचर है, हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। क्या अचीविंग गोल्स, गोल्स को अचीव करने के लिए। तो हर ऑर्गेनाइजेशन गोल बना लेती है और उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करती है। इसके बाद कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट कैसा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमने अभी बात की थी कि सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी है, सबसे पहले हम सोचेंगे हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उससे रिलेटेड रिसोर्सेज को जोड़ेंगे जिसको हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। इसके बाद हम स्टाफिंग करेंगे। स्टाफिंग मींस, स्टाफिंग का मतलब होता है राइट पर्सन ऑन अ राइट जॉब, है ना। इसके अलावा हम क्या करेंगे, स्टाफिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, हम लोगों को डायरेक्ट करेंगे कि लोगों को क्या काम करना है। फिर उसके बाद हम उनको बताएंगे, हम देखेंगे कि क्या हमने प्लान किया था और कैसे क्या चीजें चल रही है। इसके बाद मैनेजमेंट क्या है, एक इनटेंजिबल फोर्स है। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, हमें नहीं पता कि क्यों हम इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, क्यों हम एक चीज बैठे, जैसे आप क्लासरूम में बैठे हैं, कौन कह रहा है आप बैठे रहो, आप उठ भी सकते हो, आप खड़े भी हो सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन क्लासरूम का मैनेजमेंट है, टीचर के पास इतनी पावर है, अथॉरिटी है, तो आपको एक अलग से फोर्स फील होता है कि जहां पे आप फील करते हैं आप बंधे हुए हैं उधर से। कि स्कूल में आप चाहें तो भाई खाना कभी भी खा सकते हैं, खाने खाने में कौन रोक सकता है, लेकिन स्कूल में आप लंच पीरियड का वेट क्यों कर रहे हैं, है ना।
इसलिए कर रहे हैं ना कि भाई वो एक रूल है कि वहां हम फंसे हुए हैं। आप अगर छुप के भी लंच कर रहे हैं, जैसे कि कुछ बच्चे का अरे लंच का हम नहीं वेट करते, हम सेकंड पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में, थर्ड पीरियड में, किसी भी टीचर के पीरियड में खा लेते हैं छुप के, लेकिन आपको छुप के क्यों खाना पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि वहां एक इनटेंजिबल फोर्स है, वहां पर मैनेजमेंट जो है एक इनटेंजिबल फोर्स की तरह काम कर रहा है जो कि आपको बांधे हुए है ना? तो मैनेजमेंट किसकी तरह काम करता है? एक इनटेंजिबल फोर्स की तरह काम करता है। साथ ही साथ ग्रुप एक्टिविटी है। देखिए अभी अपन ने बात की थी, मैनेजमेंट इज नॉट अ वन मैन शो। एक अकेले व्यक्ति का काम नहीं है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसका काम है? पूरे ग्रुप का। जब तक पूरा ग्रुप साथ में नहीं होगा, जब तक टीम वर्क नहीं होगा, तब तक मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। मैनेजमेंट किसके लिए है? ग्रुप के लिए है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, बिना ग्रुप के अच्छा मैनेजमेंट होना जरूरी नहीं है। नाउ इसके बाद डायनेमिक मैनेजमेंट। डायनेमिक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे जब हम पढ़ाई करते थे तो हमें नहीं लगता था कि हम किसी से किताबों के अलावा या टीचर्स के अलावा और कहीं से भी देख पाएंगे, लेकिन आज के समय में आप क्या करते हैं? अगर आपके पास डाउट है तो आप तुरंत किसी भी एआई के पास चले जाते हैं, कुछ भी चीज गूगल कर लेते हैं। अब आपके पास पढ़ने के लिए इतने सोर्सेज हैं। आप जरूरी नहीं है पेड क्लासेस पढ़ें, आप जरूरी नहीं है ट्यूशंस में पढ़ें। आप क्या कर सकते हैं? यूट्यूब पे आइए, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर्स, बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स और अच्छे अच्छे क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो कैसा है, अब ये किसी ने सोचा था कि ऐसा हो सकता है कि हर एक चीज ऑनलाइन हो जाएगी, हम हर एक चीज को इतने अच्छे से पढ़ पाएंगे? फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि अगर हम बात करें आज से 10-15 साल पहले अगर चलते हैं, तो क्या आपको लगता था कि कोई फोन से पैसे ले और दे देगा? है ना? भाई हमें तो बिल्कुल नहीं लगता था कि फोन से ऐसे कभी पैसे जा सकते हैं। लेकिन अब क्या है, मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, हमारा जो एनवायरमेंट है वो हमेशा चेंज होता रहता है ना। डायनामिक मींस कीप ऑन चेंजिंग। तो अब क्या हो रहा है, हर एक चीज नई नई हो रही है। तो पहले हम भी अपना एक छोटे से कमरे में क्लासरूम लेके बैठे थे कि हाँ चलो बोर्ड मार्कर लेके आराम से पढ़ाएंगे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम भी धीरे धीरे ऑनलाइन आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमारे यहाँ भी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, डायनेमिक इन्वायरमेंट है। अगर नाम कमाना है तो आगे बढ़ना है, तो भाई नए नए चेंज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या है? डायनेमिक इन्वायरमेंट है कि हर एक चीज कीप ऑन चेंजिंग, है ना? तो सेम मैनेजमेंट क्या है? डायनेमिक। अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो हम डायनेमिक एनवायरनमेंट में सपोर्ट कर पाएंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक एनवायरनमेंट में रह पाएगी। लेकिन कब? जब अच्छा मैनेजमेंट हो। तो मैनेजमेंट का ये फीचर है कि मैनेजमेंट वर्क्स ऑन डायनेमिक एनवायरनमेंट के अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए हम अलग अलग प्लानिंग करके चलते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। इसके बाद परवेसिव मैनेजमेंट कैसा है? परवेसिव। परवेसिव मीन्स क्या? परवेसिव मतलब होता है यूनिवर्सल। हर एक लेवल पे मैनेजमेंट लगता है। जैसे अगर हम अभी इतने एग्जांपल स्कूल के लिए, तो जस्ट इमेजिन करते हैं कि आप अपने स्कूल में हैं। अब स्कूल में क्या है, जो आपके स्कूल के टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जिनका स्कूल है और जो स्कूल की देख रेख कर रहे हैं, जैसे हमारे स्कूल के मैनेजर हो गए, डायरेक्टर हो गए, प्रिंसिपल हो गए, ये इन लोगों का काम क्या है कि चीजों को मैनेज करके चलना है, कि हर एक चीज को प्रॉपरली मैनेज करके चला जाएगा, है ना? इसके बाद ये जो भी ऑर्डर्स बनाएंगे, नए रूल्स बनाएंगे, नई पॉलिसीज बनाएंगे, स्कूल की इतनी बजे छुट्टी होनी है, इतने बजे लंच होना है, इसका ये पीरियड, इसका वो पीरियड, हर एक चीज ये। इसके बाद किसको बताएंगे? ये बताएंगे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो आपके स्कूल में एचओडीज होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, उन सबको बताया जाएगा कि अरे ये चीज ऐसे होनी है, ये चीज वैसे होनी है, ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है। तो अब वो क्या करेंगे? जो इनको टॉप मैनेजमेंट ने बताया वो उसको फॉलो अप करेंगे, कि उनके प्लान को, उनकी बनाई हुई प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, टीचर्स तक पहुंचाएंगे। इसके बाद लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में टीचर्स होंगे, टीचर्स जो बच्चों को देखेंगे वो बताएंगे हर एक चीज। तो यहाँ पे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, मैनेजर, डायरेक्टर, ये लोग सब प्लानिंग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, पूरे स्कूल को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे क्या कहते हैं एचओडीज वगैरह हैं या कोऑर्डिनेटर्स वगैरह हैं, वो भी हर एक चीज को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, टीचर्स भी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट जो है हर लेवल पे लगना है, टॉप पे, मिडिल पे, लोअर पे। इसी के साथ एक और फंक्शन है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। क्या? मल्टी डायमेंशनल है। जैसे मैनेजमेंट वर्क का भी होता है, पीपल का भी होता है, ऑपरेशन का भी होता है। जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब क्या? कि भाई हमें किसको लेके सोचना है? काम को लेके सोचना है, कि किस काम को कब किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे करेंगे। ये क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। इसमें आ जाएगा हमारा प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, कि भाई हम सोचेंगे कि जैसे कि मानो स्कूल सोच रहा है कि समर कैंप लगाना है, अब गर्मियां आने वाली हैं तो सोच रहा है इसका समर कैंप लगाना है, तो कैसे लगेगा, कितने दिन का रहेगा, क्या क्या स्पोर्ट्स रहेंगे, स्पोर्ट्स के लिए जो सामान कलेक्ट करना है कहाँ से कलेक्ट करेंगे। तो ये क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो मैनेजमेंट अकेला एक डायमेंशन में वर्क नहीं करता है कि लोगों से काम कराना है, काम कराना है, नहीं। लोगों से क्या काम कराना है, कैसे काम कराना है, कब काम होगा, कैसे होगा, ये इसमें भी वर्क करेगा। तो मैनेजमेंट
एज अ मल्टी डायमेंशनल फंक्शन मीन्स कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब कि क्या काम कैसे होगा। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ पीपल बहुत आसान है कि हमें क्या करना है। जैसे आपका क्लासरूम है, आपके क्लासरूम में कोई ना किसी को, जो आपके टीचर है वो किसी ना किसी को मॉनिटर बना देते हैं कि भाई अगर टीचर एब्सेंट है क्लास में तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्लास को शांति से देखें, है ना। आप बताएं, टीचर को रिपोर्ट करें कि कौन सा बच्चा शैतानी कर रहा था, कौन बातें कर रहा था, क्लास शोर क्यों कर रही है, हर एक चीज। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दे देते हैं कि भाई आपका काम ये है, आपका काम ये है, आपका काम ये है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि भाई बताइए क्या हुआ, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, हर एक चीज। तो ये क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में साथ ही साथ क्या है कि हम लोगों को बताते भी हैं कैसे काम करना है और लोगों को काम देते भी हैं, सही जगह पे रखते हैं। कि जैसे कोई एक बच्चा है, मैंने देखा कि भाई क्लास में बहुत शोर करता है, व्यक्ति अच्छा है लेकिन पढ़ाई में स्मार्ट है, हर एक चीज में अच्छा है लेकिन बहुत उद्यमी है, शोर करता है। अब क्या होता है कि टीचर आपके बोलते हैं कि भाई चोर के हाथ में चाबी दे देते हैं, अगर ये उद्यमी बच्चा अगर मॉनिटर बन जाएगा तो ये सबको क्या करेगा, शांत करने की कोशिश करेगा और खुद बोलेगा नहीं, है ना। तो ये मैनेजमेंट ऑफ पीपल है कि भाई हमें सोचना है कि किसको किस जगह पे रखना है, किसको कितनी जिम्मेदारी देनी है और कब उनसे फीडबैक लेना है कि लाइए भैया बताइए कि आपने क्या कैसा क्या काम किया। साथ ही साथ मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या है कि हम लोगों को सही काम दिखाएंगे कि भाई ऐसे करते हैं, हमें उन्हें काम देने के अलावा ये बताना भी है कि किसको कैसे करना है। तो ये क्या है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। इसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस मतलब क्या, कि भाई हर एक ऑपरेशन है, जैसे हमारे बिजनेस में प्रोडक्शन है, परचेज है, सेल्स है, एडवर्टाइजमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, हर व्यक्ति का अपना अपना काम है, अलग अलग ऑपरेशन में सब रिलेट कर रहे हैं। तो हमें सबको देखना है कि कैसे वो अच्छे से काम कर रहे हैं, कैसे कम से कम रिसोर्सेज पे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हमको करके दे रहे हैं, ये भी है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन भी है, वर्क भी है, पीपल भी है। तो वर्क में हमने क्या समझा कि भाई हमारी जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग है वो सब है। इसके बाद पीपल में हमने क्या समझा कि स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। लेकिन ऑपरेशन में हमने क्या समझा कि जो हमारी प्रोडक्शन है, परचेज है, सेल्स है, अलग अलग ऑपरेशन से रिलेटेड भी मैनेजमेंट होता है। नाउ इसके अलावा मैनेजमेंट के अलग अलग क्या है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैनेजमेंट के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य है। तो देखो भाई, अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कॉमर्स एरा विद विशेष की इंस्टीट्यूशन में, मैं अगर चाहता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से मैं प्रॉफिट जनरेट करूं, मैं लोगों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाऊं, तो ये क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स ही तो हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि देखो, एट फर्स्ट अगर कॉमर्स का स्टूडेंट हूं मैं, तो सबसे पहला मेरा मोटिव क्या होना चाहिए, पैसे। सोशल सर्विस भी होनी चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किस लिए हम चीजें कर रहे हैं, पैसे के लिए ना। अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जा रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसमें पैसे की बात हो रही है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचेगी, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन सोचेगी कि भाई हम सर्वाइव कर पाए, मार्केट के कंपटीशन में हम सर्वाइव कर पाए। अब सर्वाइव कैसे होगा कि भाई जितनी कॉस्ट हम इनकर्ड कर रहे हैं किसी चीज में, एटलीस्ट उतना तो कवर हो। भाई कोई प्रॉफिट हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन जितनी कॉस्ट हमने इनकर्ड की उतना कवर तो हो। हर एक चीज मिला के, मतलब हमारी जितनी भी कॉस्ट आ रही है एक बिजनेस को रन करने के लिए, एटलीस्ट वो तो कवर हो। तो ये ऐसी स्टेट क्या कहलाएगी, सर्वाइवल। इसको हम सर्वाइवल मतलब क्या, जब हम बीईपी पे हो। बीईपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या, कि भाई ऐसी सिचुएशन जहां जहां प्रॉफिट हो ना जहां लॉस हो, बस हमारी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर रही है। क्या लिखा है, इंश्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशन sustain operations during challenges by maintaining cash flow, adaptation of market condition and managing risk effectively। कि हम अपने रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज कर पा रहे हैं, जो भी मार्केट कंडीशंस हैं उनके साथ अडेप्ट कर पा रहे हैं, कि नई नई चीजें सीख रहे हैं मार्केट से, ये सब कर रहे हैं। तो ये हम क्या कर पा रहे हैं, सर्वाइवल कर पा रहे हैं। लेकिन जब क्या हो, हमारा सर्वाइवल थोड़ा और अच्छा चले, कि हम जो है अच्छे से सर्वाइव करने लगे, साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा पैसा भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आने लगा है ना। यही तो है मैनेजमेंट क्या चाहता है, पहले मैनेजमेंट चाहेगा कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं पहले साल आई पहले साल में डूब गई, नहीं। तो पहले चाहिए हमें मैनेजमेंट का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल। अच्छा मैनेजमेंट होगा वो सोचेगा कि पहले तो बिजनेस को सर्वाइव कराना है भाई, कि मार्केट में लोग पहचाने कि कौन आया है कौन नहीं आया है, क्या चीज कैसे है। इसके बाद दूसरी चीज हम क्या चाहेंगे, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट भी तो हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस में चली जाए, प्रॉफिट्स में जाए। इसके बाद
तीसरा क्या चाहेंगे, जब हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा तो हम अपने इसी प्रॉफिट को अपने बिजनेस में लगाएंगे कि नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आएंगे, नए नए तरीके लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, मेरे जो बिजनेस है, जैसे अगर मैं मानता हूँ कॉमर्स एरा विद विशेष को अभी सर्वाइवल पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ कि एटलीस्ट मैं जितनी कॉस्ट लगा रहा हूँ, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ, एटलीस्ट ये तो कवर हो। इसके बाद हम सोचेंगे कि भाई कॉमर्स एरा विद विशेष में प्रॉफिट होना चालू हो गया, कॉमर्स एरा विद विशेष थोड़ा सा बड़े प्रॉफिट्स करने लगे। इसके बाद ग्रोथ के बारे में हम सोचेंगे कि भाई अब कॉमर्स एरा विद विशेष की नई नई अलग अलग जगह ब्रांचेस हों, और भी बहुत सारे हम कोर्सेज लेके आ पाए, अकेले क्लास 11 क्लास 12 तक सीमित नहीं रहे और भी आगे बढ़े। तो भाई ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है ना। तो कैसे होगा, जब मेरे पास अच्छा मैनेजमेंट होगा तब जाके मैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाऊंगा। इसके अलावा भी मैनेजमेंट के पास सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या, अब हमें किसके बारे में सोचना है, सोसाइटी के बारे में। कि मैनेजमेंट का एक काम अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए है तो दूसरा काम सोसाइटी के लिए भी है। भाई हमने पढ़ा था कि बिजनेस का काम क्या है, अकेला प्रॉफिट मोटिव नहीं है बिजनेस का, सोशल सर्विस देना भी है ना। तो सबसे पहले सोसाइटी के लिए अगर हम इसमें बात करें, जैसे जो लिखा है इसको थोड़ा सा छोड़ते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे सोसाइटी के लिए बिजनेस क्या काम करता है। तो सबसे पहले हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट। तो अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा, सही मात्रा में हम चीजों को सोचेंगे, तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि लोगों को हम रोजगार दें, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा सा अच्छा करें। इसके बाद दूसरी चीज, हारमोनी में रहे हर एक चीज। क्या है, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं या जो नॉर्मल लोग हैं मार्केट में, या हर कोई व्यक्ति जो बिजनेस से जुड़ा हुआ है, अगर एनवायरमेंट भी है, तो हर एक चीज हार्मनी में रहे कि हम किसी को नुकसान ना पहुंचाएं, और अगर हमसे कोई नुकसान हो रहा है तो हम उसको कंपेंसेट करें, है ना। कि जो देखो क्या लिखा है, फॉस्टर गुड रिलेशन बिटवीन employees and society by encouraging open communication, mutual respect and operation among all stakeholders। कि भाई हमें लोगों के लिए अच्छा काम करना है, हमें एनवायरनमेंट अच्छा बना के देना है, साथ ही साथ सोशल स्टेबिलिटी बनी रहे, कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि भाई हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सोसाइटी को लेके बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि हमें पॉल्यूशन कम से कम करके रखना है, कि जो जहाँ पे हमारा बिजनेस है, अगर जैसे बहुत बड़ा बिजनेस है तो हमें वहाँ की रोड्स वगैरह भी बनवानी चाहिए, वहाँ पे सफाई रखनी चाहिए, है ना। लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि आप भी सफाई रखो, अगर हमसे पॉल्यूशन हो रहा है तो कम से कम पॉल्यूशन करें, कि कोशिश करें कि जितना हम मिनिमम पॉल्यूशन कर सकते हैं उतना ही करें, ज्यादा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमें लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचना चाहिए कि जो एम्प्लॉयज हैं, जो मार्केट में लोग हैं, हम उन्हें सही वेज रेट दें, अच्छी वर्किंग कंडीशन रखें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज दें, उनके हेल्थ के बारे में सोचें, है ना। ये सारी चीज करना है। इसके बाद एथिक्स, एथिक्स क्या है, तो देखिए एथिकल बिहेवियर एंड सोशल जस्टिस थ्रू आउट ऑल ऑपरेशन ऑफ द कंपनी, दिस इन्वॉल्व्स ट्रांसपेरेंसी। कि हमें भाई हर एक चीज की ट्रांसपेरेंसी रखनी है, कोई कल्चर खराब ना हो रहा हो हमारी वजह से, कोई लॉ वायलेट नहीं हो रहा हो कि कोई हम लॉ तोड़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कम्युनिटी एंकरेजमेंट है, हमें लोगों को एनकरेज करना चाहिए अच्छी चीजों के लिए कि आप ये कीजिए वो कीजिए, है ना। ये नहीं कि हमें उल्टी सीधी चीजों में लोगों को फंसाना है। इसके बाद इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी, हमें क्या काम करना है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन हो वो बहुत सही तरीके से चले, है ना, जिसमें अलग अलग लोग, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के, इनके बीच में हमें मतभेद ना आए हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। इसके बाद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के, हमारे जो लोग हैं हम लोगों को ट्रेन करें कि भाई ये इस चीज से ऐसे होता है। अकेले हमारे जो पर्सनल लोग हैं उनकी बात नहीं हो रही, यहाँ पूरी सोसाइटी की बात हो रही है। साथ ही साथ एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचना कि कम से कम प्रोडक्ट वो पॉल्यूशन हो, और सस्टेनेबल चीजों को यूज करना। इसके बाद पर्सनल ऑब्जेक्टिव, किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल में पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो इसमें ओनर की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है हमारे लोगों की, हमारे एम्प्लॉइज की। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी मैनेजमेंट का, कि भाई जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, सबसे पहले अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं तो मेरा सबसे पहला गोल क्या हो, कि भाई लोग मुझे पहचाने। भाई मैं इतना कॉमर्स एरा विद विशेष, कॉमर्स एरा विद विशेष क्यों चल रहा हूं, कि भाई एक बार लोग मुझे पहचाने, मेरे नाम को पहचाने, है ना। तो सबसे पहली एक व्यक्ति क्या चाहता है, इज्जत, है ना। तो सबसे पहले चाहिए रिकॉग्निशन, फिर चाहिए कि करियर एडवांसमेंट होता रहे, ठीक है, कि हमारा जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है वो एक जगह फंस के नहीं रह जाए, वो थोड़ा आगे बढ़े, उसको ग्रोथ मिले, उसको पैसे ज्यादा मिले, ठीक है, लेकिन उसके साथ पोस्ट भी उसकी अच्छी होती चले। इसके बाद जॉब सेटिस्फेक्शन, हर व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर जो मतलब हर व्यक्ति काम तो कर रहा है लेकिन सही मायने में सेटिस्फाइड है क्या, नहीं।
सब व्यक्ति के पास अपना अपना रोना है, अरे हमारे यहाँ ऐसा हो रहा, हमारे यहाँ वैसा हो रहा, ये नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए, लोग अपनी जॉब से सेटिस्फाइड रहें। अब लोग अपनी जॉब से कैसे सेटिस्फाइड रहेंगे, जब हमारी वर्किंग कंडीशन अच्छी होगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। उसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस, के भाई लोगों पे ओवरबर्डन नहीं हो, सबको अच्छी वर्क प्लेस मिले, हर एक सही समय से लोग काम करें। इसके बाद सिक्योरिटी, देखिए सिक्योरिटी क्या है, मन का बहम है बस, ज्यादा कुछ नहीं। सिक्योरिटी क्या है, मन का बहम है, आप सिक्योर फील कर रहे हैं। हमारे एम्प्लॉइज जो है वो बस सिक्योर फील करना चाहिए, कि उनको ऐसा ना लगे कि ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में उनको भगा देगी। तो नहीं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों को हम सिक्योरिटी फील कराएं। होनी भी चाहिए कि भाई कोई भी एम्प्लॉय अगर हमारे यहाँ बहुत समय से काम कर रहा है तो उसको कम से कम ये डर ना रहे कि हमें हमारे उस ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाएगा। अगर ऐसा वो सोचेगा तो वो तुरंत क्या कर लेगा, जॉब स्विच कर लेगा, तो ये दिक्कत हो सकती है ना। इसके बाद रिकॉग्निशन, भाई सेम चीज हमने बोला कि लोग क्या होते हैं कि अगर लोग किसी चीज से पहचाने लगे कि भाई अरे ये वो व्यक्ति हैं, वो वहां काम करते हैं, अब वो क्या करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल हो जाएंगे कि अरे इसकी वजह से हमारा इतना नाम है। तो सेम चीज कि रिकॉग्निशन बहुत जरूरी है। इसके बाद एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट के लोगों को मिले जरा, एम्प्लॉइज ग्रोथ हो, है ना, इनोवेटिव आइडियाज वगैरह है। उसके बाद लर्निंग हो, उनकी अलग अलग चीजें सीखें, करियर स्किल सीखें, है ना, कि हम कैसे अपने करियर को बहुत बढ़िया कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, हेल्थ वेलनेस, कि भाई हम क्या कर सके, थोड़ा सा लोगों के, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज हैं उनकी जरा हेल्थ वगैरह के बारे में सोचें। इसके बाद अच्छा कल्चर दें, वर्क प्लेस को थोड़ा सा और अच्छे से अच्छा बना सके, कि जो हमारा मैनेजमेंट और स्टाफ है उनके बीच में मतभेद ना रहे, सही तरीके से लोग काम करेंगे सब। इसके बाद इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, सेम चीज अब हम आ चुके हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है इंपॉर्टेंस। अब इंपॉर्टेंस क्या है, किसी भी मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली चीज क्या है कि जो भी हमने गोल बनाया है एटलीस्ट अचीव तो हो। जैसे फॉर एग्जांपल कॉमर्स एरा विद विशेष चाहता है कि इस बार अगर हम जो ऑनलाइन जा रहे हैं इस साल से ज्यादा लोगों तक हम क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा पाए। ठीक है, अभी थोड़ा सा स्टार्ट है तो थोड़ी चीजें नहीं हो पा रही हैं, सही मुझे आ रहा है समझ में, लेकिन धीरे धीरे हम लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा सके, हम एक अच्छा एडिटर ला सके और जो अच्छी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड हो सके, थोड़ा और कुछ इसके अलावा भी कर सके। तो क्या है भाई, ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं, ये कैसे अचीव हो पाएंगे, जब बहुत अच्छा से अच्छा मैनेजमेंट होगा। इसके बाद ऑप्टिमाइजिंग एफिशिएंसी, कि भाई कोई भी हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस की कॉस्ट जो है बहुत कम से कम आए, हम कम से कम चीजों में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए। भाई यही तो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है, ये भी कि इफेक्टिव हो, एफिशिएंसी बहुत अच्छी रहे। तो हमारी सबसे बढ़िया काम क्या है, तो हम अच्छे से ज्यादा अच्छे से क्या कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी ला सके। इसके बाद फोरकास्टिंग इनोवेशंस, के भाई देखो सिंपल सी चीज है कि आप देख रहे हैं आज मार्केट में हर एक चीज को करने के लिए बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। पहले क्या होता था कि पहले बढ़िया कीपैड फोन चल रहे थे, फिर उसमें क्या हुआ, स्लाइडिंग फोन आ गए कीपैड में, फिर उसके बाद क्या हुआ कि टच स्क्रीन आने लगे जिसमें एकदम से नाखून गड़ा के लगाना पड़ता था तब फोन चलते थे। फिर उसके बाद और नए अच्छे अच्छे फोन, अब कैसे फोन आ रहे हैं कि आप उनको घड़ी बना के जेब में रख सकते हैं, आई मीन फोल्डेबल फोन आ रहे हैं। तो कैसे हो रहा है, मैनेजमेंट क्या कर रहा है कि नई नई लोग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चीजों को फोरकास्ट कर रहे हैं कि अरे अभी तक ऐसे करते थे, अब ऐसे करेंगे तो हमारे पास ज्यादा कस्टमर्स आएंगे। अब ये चीज लेके आते हैं, जैसे कि सेल्फी कैमरा के साथ हुआ था कि पहले वो नॉर्मल दे रहे थे, है ना, वो हमारी क्या कहते हैं जो बेजल्स आती थी उसमें कैमरा आ रहा था, फिर उसके बाद उन्होंने बेजल्स को छोटा करना चालू किया, फिर पिन होल कैमरा देना चालू किया, फिर इनबिल्ट डिस्प्ले में कैमरा देना चालू किया, फिर पॉपअप कैमरा देना चालू किया, है ना। तो हर एक चीज क्या होती जा रही है, नई नई इनोवेशंस लेके आ रहे हैं, नई नई चीज कैसे आ रही हैं। तो अच्छे मैनेजमेंट की तरफ से, मैनेजमेंट चीजों को देख रहा है सोसाइटी में कि क्या चीज कैसे हो रही है, डायनामिक एनवायरनमेंट को फॉलो कर रहा है, तो उसी के हिसाब से चीजें चल रही है। इसके बाद बिल्डिंग टीम वर्क, अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो जो हमारी टीम है वो बहुत सही तरीके से काम कर पाएगी, किसी के बीच में केओस नहीं रहेंगे, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, सबको अपना अपना काम पता है कि हमें ये काम करना है, सबके पास अथॉरिटी है कि भाई हम इस काम को लोगों से करा सकते हैं, सबके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये तो हमें इतने समय तक करके देना ही देना है। साथ ही साथ क्या है कि हम उनसे आंसरेबिलिटी भी लेंगे कि भाई इतना सब कुछ हुआ है, लाइए दीजिए, करके दीजिए। इसके बाद इनहेंसिंग डिसीजन मेकिंग, हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन, अब देखिए अगर हम किसी चीज को मैनेज कर रहे हैं तो हमारी डिसीजन मेकिंग सही हो जाती है। जैसे आप किसी काम को रेगुलर बेसिस पे करते जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आप किसी भी डिसीजन को बहुत जल्दी ले लेंगे और बहुत अच्छा ले लेंगे, है ना, उसकी अपेक्षा कि जो उस व्यक्ति को नहीं, उस काम को नहीं करता है। जैसे लिखा है, मैंने प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन टू मेक इम्प्रूव डिसीजन,
कि हम क्या कर सके, अच्छे से अच्छे डिसीजन ले सके। कैसे? अगर हम हर एक चीज को समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे, तो हम किसी भी चीज से रिलेटेड डिसीजन को अच्छे से अच्छे ले सकते हैं। इसके बाद एडेप्टेबिलिटी, कि हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, हम क्या कर सके, उसको जल्दी से जल्दी अडेप्ट कर सके, जल्दी से जल्दी हम उस चीजों को रख सके हमारे पास। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, हम उस चीज में बहुत पीछे छूट जाएंगे। जैसे नोकिया के साथ हुआ, क्या हुआ जब टच स्क्रीन फोन आने लगे और एंड्रॉइड फोन्स की तरफ लोग शिफ्ट होने लगे, आईफोन्स की तरफ लोग शिफ्ट होने लगे, नोकिया ने नहीं बदल पाया। नोकिया अपना लगा कीपैड पे आ गया, कीपैड को फोर्स करने लगा। तो अब क्या हुआ, जब वो उस चीजों को अडॉप्ट नहीं कर पाए तो उनने हैवी लॉसेस झेले, हैवी लॉसेस फेस की। अब उसके बाद उन्होंने बहुत समय बाद नोकिया के स्मार्टफोन्स निकाले, लेकिन उसको उतना मार्केट नहीं मिला जितना सैमसंग को मिला। सैमसंग ने कीपैड पे काम किया, कीपैड के बाद वो टच स्क्रीन पे आया, एंड्रॉइड पे आया, हर एक चीज किया। इसके बाद मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी। देखिए, अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा तो हर व्यक्ति की नीड्स पूरी होंगी, हर व्यक्ति अपना काम बहुत अच्छे से करेगा, और जब हर व्यक्ति की नीड्स पूरी होगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल होगा, और जब वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल होगा तो वो बहुत अच्छे तरीके से काम करके देगा। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी बनी रहेगी, हमारे एम्प्लॉइज छोड़ के नहीं भागेंगे, है ना। तो ये चीजें बनी रहेगी। इसके बाद डेवलपिंग लीडरशिप, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप बनेगी। अब जब लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानेंगे, बहुत अच्छी लोगों की क्वालिटी होगी, तो हमें पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति कितने लोगों को एक बार में इन्फ्लुएंस कर पा रहा है अपनी स्किल से, है ना। कौन सा व्यक्ति लोगों से जबरदस्ती में भी काम करा ले रहा है, कौन सा व्यक्ति एक बार प्यार में ही काम करा ले रहा है कि वो बोल रहा है, लोग उसके लिए कर दे रहे हैं, है ना। तो होते हैं ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में लोग। तो भाई, लोगों की लीडरशिप डेवलप होती है, लोगों के लिए अलग अलग स्किल आती है, मेंटर स्किल आती है ना। हम अलग अलग चीजों को सीख जाते हैं। तो किसकी वजह से? ये भी मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है ना। अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा। कुछ लोगों ने कहा कि मैनेजमेंट एक साइंस है, तो कुछ ने कहा मैनेजमेंट आर्ट है, तो कुछ ने कहा मैनेजमेंट प्रोफेशन है, और कुछ ने कहा कि मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है। तो अब हम समझेंगे मैनेजमेंट साइंस क्या कहलाती है। तो साइंस का मतलब कि भाई, जो क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स थे, जो गाइडलाइंस है, और जो एक्सपेरिमेंट करके नई नई चीजें निकली, हम उनको बस अप्लाई कर सकें। जैसे कि आप अगले चैप्टर नंबर 2 में आप टेलर के और फ्योल के कुछ प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे कि चीजों को ऐसे ही करना है, ऐसे ही लोग काम करेंगे, है ना। तो ये क्या है, मैनेजमेंट साइंस है कि जो पुराने लोग जो कह के गए हैं, हम उन्हीं चीजों को फॉलो करें, जो अलग अलग ऑब्जर्वेशन करके जो एक प्रॉपर स्टडी निकली है, हम उसको पढ़ के वही चीज को अप्लाई करके काम कराएंगे। तो क्या है, मैनेजमेंट एक साइंस है कि इट ऑर्गेनाइज प्रिंसिपल एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। किसके साथ चलती है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से चलती है, और साथ ही साथ इसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रिंसिपल्स हैं, है ना। तो ये आर्ट है, एक साइंस है, सॉरी। अब आर्ट क्या होगी? आर्ट मतलब क्या, जो हमारी पर्सनल एप्लीकेशन है, हम अपनी क्रिएटिविटी से, हम अपनी स्किल से किसी चीज को कितना बेहतरीन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको पता है कि ए ऐसे ही बनेगा, कि एक ऐसे एक ऐसे, साथ ही साथ ये ऐसे, ये ए ऐसे ही बनेगा, यही अल्फाबेट ए कहलाएगा। ये क्या है? साइंस है कि भाई ये चीज है तो है, कोई भी इसे नहीं बदल सकता। लेकिन बहुत सारे लोगों की अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग होती है, कोई कर्सिव में बना देगा, कोई अलग अलग प्रकार की कैलीग्राफी यूज करके बना देगा। इसी ए को हम अपनी क्रिएटिविटी से और पर्सनलाइजेशन से बहुत अच्छा बना सकते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे बना देंगे, कुछ और अलग बना देंगे। तो ये क्या है? आर्ट है कि हम अपनी क्रिएटिविटी से, हम अपनी स्किल से किसी चीज को कितना अच्छा कर सकते हैं। ये क्या है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कि मैनेजमेंट आर्ट है, हम अपनी क्रिएटिविटी से, हम अपनी स्किल से लोगों को कितने अच्छे तरीके से मैनेज करके रख सकते हैं, ये आर्ट कहलाती है। इसके बाद मैनेजमेंट प्रोफेशन है। प्रोफेशन मतलब क्या? देखो भाई, जहां कहीं भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन आ जाए, जो लोगों को, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो लोगों को सर्टिफाइड करता है कि आप इस काम को कर सकते हैं, साथ ही साथ वो क्या करे, नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करे कि अब इस काम को ऐसे करना है, अब इस काम को ऐसे करना है। वही चीज तो प्रोफेशन में आ जाएगी, है ना। कि तो क्या है? रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज, एथिक्स एंड सर्विस कमिटमेंट। क्या चाहिए? सबसे पहले एक्सपर्टीज चाहिए। तो एक्सपर्टीज कैसे आएंगी? आपको वो चीजें प्रॉपर पढ़ाई जाएंगी, उसके बाद आप उस काम को सीधे सीखेंगे। उसके बाद एथिक्स होंगे, उसमें बहुत सारे कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। मतलब आप अपने मन से जो प्रिंसिपल बना लेते हैं। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा एथिक्स और लॉ के बीच में डिफरेंस। तो एथिक्स क्या है? कि जो हमने भाई मन से सोच लिया कि हम ये काम नहीं करेंगे, ये एथिक्स है। और लॉ क्या है? कि लॉ ने, जो सरकार ने बना दिया, ये किया तो तुम लोगों को सजा मिलेगी, तो वो लॉ है। तो एथिक्स जो हमने मन में बना ली कि अरे हमारा काम ये है तो ये है ना। इसके बाद इनका काम क्या है? सर्विस कमिटमेंट है, कि भाई
प्रोफेशन तो भाई सिंपल सी चीज है, हर एक चीज सर्विस का है। अगर डॉक्टर की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर सर्विस दे रहा है, लॉयर की बात कर रहे हैं तो लॉयर सर्विस दे रहा है। तो इनका काम क्या है कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है। जैसे इम्प्रूव कंटिन्यूस एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आप इनको पढ़ लीजिएगा, है ना। अब इसके अलावा क्या है, तो मैनेजमेंट प्रोफेशन है। मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे, क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है कि हर व्यक्ति मैनेजर नहीं बन सकता है, उसके लिए आपके पास स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए। किसी भी कंपनी में ऐसे नहीं कि भाई हम पिछले 10 साल से टीचर हैं, हमें लोगों को मैनेज करना आता है, हम कर लेंगे, तो ऐसे कोई मुझे जॉब नहीं देगा। लेकिन मुझे जॉब कैसे मिलेगी, जब मेरे पास उससे रिलेटेड डिग्री होगी, है ना। इसी के अलावा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए कि भाई डिग्री देगा कौन, है ना। जैसे अगर कोई व्यक्ति सीए बनना चाहता है तो सीए की डिग्री आएगी कहां से, आईसीएआई के पास से, है कि नहीं। तो ये क्या है, प्रोफेशन है। यहाँ पे प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि हर एक चीज को कैसे क्या किया जाए, है ना। तो मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है। एक और चौथा कि मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है। मैनेजमेंट साइंस और आर्ट कैसे है, तो देखो भाई, जो पुराने लोग कह के गए, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, इनके बारे में भी पढ़ना है और इन्हीं को बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्किल्स, अपनी क्रिएटिविटी को यूज करके लगाना। दोनों चीजें अगर हम मिलके करेंगे, आर्ट को भी और साइंस को भी अगर हम मिला देंगे, तो हम एक बहुत बेहतरीन मैनेजर बन के आते हैं। इसके बाद मैनेजमेंट की लेवल्स। मैनेजमेंट की लेवल कितनी है, तो मैनेजमेंट की 3 लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जहां पर कंपनी के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़े बड़े लोग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्कूल, अब आपके स्कूल में टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन है, स्कूल का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, तो डायरेक्टर है आपके। प्रेसिडेंट अगर होता है स्कूल में, प्रेसिडेंट सर वगैरह, है ना, मतलब डायरेक्टर के पिताजी को प्रेसिडेंट बोल देते हैं, किसी को भी बना देते हैं चाचा ताऊ मामा, है ना, जो कोई भी हो, मतलब जो भी बड़ा व्यक्ति हो उसमें, तो भाई वो क्या हो जाएगा, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के। भाई जो प्रेसिडेंट हो गए, डायरेक्टर हो गए, या प्रिंसिपल हो गए, वाइस प्रिंसिपल हो गए, ये लोग सब किस में चले जाएंगे, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एट अ सेम टाइम कंट्रोल करेंगे। इसका मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कौन आ गया, तो इधर आपके डिपार्टमेंट्स हेड आ जाएंगे। जैसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है कि भाई स्कूल में होगा कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट सोसाइटी एसएसटी का होगा, मैथ्स का होगा, साइंस डिपार्टमेंट के हेड होंगे। तो ये क्या है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना देते। कोऑर्डिनेटर होता है जो टीचर्स से कोऑर्डिनेट करता है, टीचर्स की बात मैनेजमेंट के सामने रखता है कि भाई उन सर को या इन मैम को ये वाली दिक्कत है, वो इसकी तारीफ कर रहे थे, वो बोल रहे थे इसको ऐसे करो, अलग अलग सजेशन। तो ये मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसका लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट कौन है, कि जो सुपरवाइजर है या फोरमैन है। जैसे स्कूल में हमारे टीचर्स हैं, टीचर्स किस मैनेजमेंट का पार्ट है, तो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है, कि जो प्रिंसिपल डायरेक्टर्स ऑर्डर देंगे, फिर उसका जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एचओडीज वगैरह ऑर्डर्स देंगे, उन सब चीजों को फॉलो अप करना है और दूसरों से वो काम कराना है। दूसरे कौन, आप लोग, आप स्टूडेंट्स, है ना। तो ये 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। इसके बाद मैनेजमेंट के फंक्शंस पे आते हैं, जो हम जब से पढ़ते आ रहे हैं ना कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, प्रोसेस है, प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस के ये 5 टाइप हैं। तो सबसे पहला टाइप क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग क्या, पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का, प्लानिंग। प्लानिंग मतलब अगर हमें कुछ भी करना है, हम कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि भाई ये काम ऐसे होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने प्लान किया कि हम घूमने जाना है, ठीक है, आपके विशेष सर चाहते हैं कि उनको घूमने जाना है, तो वो क्या करेंगे कि कहाँ जाएं, कब जाएं, कैसे जाएं, कितने पैसे लगेंगे, सब कुछ प्लान करते हैं ना। कि यहाँ गए, कि जैसे विशेष सर बना रहे हैं, चलिए जयपुर घूम के आते हैं। अब जयपुर घूमने जा रहे हैं तो क्या क्या घूमेंगे जयपुर में, क्या खाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ रुकेंगे, कब क्या करना है, तो ये क्या है, प्लानिंग है। तो प्लानिंग कैसी होती है कि गोल को लेके होती है ना, फ्यूचर के लिए होती है। इसके बाद क्या है, स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट होता है इसमें। और इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि भाई हमें अगले साल 20% से सेल बढ़ानी है, लेकिन अभी हमने बात की कि भाई हमें घूमने जाना है, तो भाई हमारा गोल क्या है कि घूमने जाना है। दूसरी चीज क्या है, फ्यूचर फोरकास्ट, के हम वहां रहेंगे, ये खाएंगे, वो करेंगे, कि भाई अब तो हमें क्या करना, प्याज कचौरी खानी है, इसलिए जयपुर जा रहे हैं। तो भाई चीजों को फ्यूचर के लिए चल के चलेंगे कि हमें वहां ये करना है, कि अगर बरसात हुई कि ठंड हुई तो हम क्या कपड़े कैसे क्या पहनेंगे। तो ये क्या है, ये सब प्लानिंग है। अगर और आसान तरीके में इसको बोलूं तो प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस। देखो बच्चा, थिंकिंग इन एडवांस, प्लानिंग सिर्फ क्या है, चीजों के बारे में पहले से सोच के चलना, अरे ये ऐसे करेंगे, ये वैसे करेंगे, है ना। इसके बाद सेकंड फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या, कि हर एक रिसोर्स को इकट्ठा करके रख लेना, है ना, अरेंजमेंट करना। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स क्या, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्या, एक और बार बोल रहा हूं, लिख लेना, ऑर्गेनाइजिंग मीन्स अरेंजमेंट। हम हर एक रिसोर्सेज को अरेंज करना चालू कर देंगे, ये क्या काम होता है, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, अलोकेटेड ड्यूटीज बेस्ड ऑन स्किल एंड रोल्स।
ठीक है, हमें हर एक रिसोर्सेज को जोड़ लेना है, डजंट मैटर फिजिकल है, ह्यूमन है या फाइनेंशियल है, बस हर एक रिसोर्सेज को जोड़ के रख लेना, अरेंज कर लेना, ऑर्गेनाइज कर लेना, यही ऑर्गेनाइजिंग है ना। इसके बाद और भी है, जैसे कि स्टाफिंग है, हमारे पास क्या है, स्टाफिंग। स्टाफिंग मींस राइट पर्सन ऑन अ राइट जॉब। क्या, राइट पर्सन ऑन अ राइट जॉब, के कोई व्यक्ति जो जिस काम में स्पेशल है, स्पेशलिस्ट है, उसको उसकी जॉब पे रखना। इसका डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मतलब क्या, हम लोगों को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि बेटा आपको ये काम करना है, सर आपको ऐसे काम करना है, ये चीज ऐसे होगी, ये चीज वैसे होगी। इसी के साथ साथ मोटिवेट करना है। मोटिवेशन मतलब क्या, विल टू वर्क। लोगों के अंदर बहुत जल्दी खत्म हो जाती है कि काम करने की इच्छा मर जाती है, जैसे आपकी कभी कभी मर जाती है कि अरे कौन पढ़ाई करने बैठे। तो क्या है मोटिवेशन, मोटिवेशन मीन्स विल टू वर्क। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। फॉर एग्जांपल आपके टीचर्स आपको बोलते होंगे बेटा तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो और पढ़ो, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। कभी कभी पेरेंट्स बोलते होंगे कि नहीं पढ़ता, नालायक है, नहीं पढ़ेगा फेल हो जाएगा। तो दोनों चीज में आपको पढ़ने के लिए फोर्स किया जा रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है ना। तो ये डायरेक्टिंग है कि लोगों को देखना कैसे क्या काम करना है। इसके चार एलिमेंट है कि सुपरविजन होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, है ना। तो ये कैसे क्या काम करेगा, डायरेक्टिंग है कि भाई लोगों को देखना, सबसे पहले सुपरवाइज करना कि क्या चीज कैसे है। उसके बाद हम क्या करेंगे, लीडरशिप दिखाएंगे कि अरे ये चीज ऐसे होती है, ये चीज वैसे होती है ना। फिर मोटिवेट करेंगे लोगों को कि भाई काम करो, काम करो, काम करो। तीसरी चीज हम लोगों से कम्युनिकेट करेंगे भाई कहाँ समस्या आ रही है, क्या कैसे हो रहा है। इसके बाद आखिरी फंक्शन है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स कि हमारे जो रिजल्ट्स निकल के आए हैं हम उनको कंपेयर करेंगे कि क्या प्लान किया था। जो हमारी प्लानिंग है उससे हम अपने रिसोर्सेज को कंपेयर किया जाएगा, यही क्या कहलाएगी, कंट्रोलिंग कहलाएगी। इसके बाद कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन देखो, कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन जैसे आप क्या, कोई भी स्पोर्ट्स अगर हम खेलते हैं, जैसे कोई भी स्पोर्ट हम खेल रहे हैं, जैसे हम वॉलीबॉल खेल रहे हैं मानिए, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए कि मेरी जो टीम है वो बहुत सही तरीके से कोऑर्डिनेट करे, सबको पता हो कि कब कौन सा काम कब करना है, कि कब लोगों को डराना है कि स्मैश बोल के ड्रॉप डाल देना है, कि एकदम सब पूरी टीम हो चुकी कि पता नहीं कौन मारने वाला है और कितनी तेज मारने वाला है, एकदम बिल्कुल बताएं कि स्मैश मारने वाले सामने वाले का सर फोड़ देंगे, लेकिन एकदम से नेट के पास ड्रॉप डाल दिया। तो ये कैसे होगा, कोऑर्डिनेशन से होगा। कब बॉल किसको पास करनी है, हर एक चीज किसके अकॉर्डिंग होगी, तो कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या, कि हर एक चीज को सिंक्रोनाइज कर देना, सबको एक सीक्वेंस में लगा के वर्क करना। देखो जैसे यहाँ आपको दिख रहा होगा कि भाई ये जो बैरिंग है ये घूमेगी तो इसको इफेक्ट पड़ेगा, फिर इससे इसको इफेक्ट पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीजों को इफेक्ट पड़ेगा। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन ही तो है कि भाई हमारी हर एक चीज को हम क्या कर सकें, सिंक्रोनाइज कर सकें, कि हर एक चीज एक पहलू से चले, हर एक चीज सही से चले, है ना। जैसे कि भाई हम क्या है कि हॉस्पिटल की अगर हम बात कर लेते हैं कि जैसे डॉक्टर है, नर्स है, कि इतने सारे इन्होंने क्या कर रखे हैं, ऑपरेशंस कर रखे, तो कैसे हुआ कि कोऑर्डिनेट करके कि भाई इस समय इसको अब इसकी जरूरत है, इस समय उसकी जरूरत है। तो ये किसकी मदद से होगा, कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, तो देखिए भाई यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, अगर कुछ हम अलग से पढ़ना चाहें तो। जैसे कोऑर्डिनेशन क्या है, डिलिबरेट फंक्शन है। डिलिबरेट फंक्शन मतलब ये क्या करता है, हर एक फंक्शन को यूनाइट करता है। फिर चाहे प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग, हर एक फंक्शन में लगेगा कौन, कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा तो प्लानिंग अच्छी नहीं हो पाएगी, ऑर्गेनाइजिंग नहीं हो पाएगी, डायरेक्टिंग नहीं हो जाएगी, स्टाफिंग नहीं हो पाएगी, कंट्रोलिंग नहीं हो पाएगी। तो कोऑर्डिनेशन मस्ट है। आप तो ये समझिए कि अगर मैनेजमेंट हमारा शरीर है तो बैकबोन कोऑर्डिनेशन है। बिना कोऑर्डिनेशन के हमारा शरीर खड़ा नहीं हो पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन का काम क्या है, हर एक एफर्ट को क्या करना, एक तरीके से लगाना, हर एक चीज को इकट्ठा करके लगाना, यूनिटी ऑफ एक्शन लेके आना। किसका काम है, कोऑर्डिनेशन का। अच्छी कोऑर्डिनेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से अच्छा ग्रो कर पाएगी। इसके बाद यूनिफ्लाइज एक्शन। देखो अब क्यों है, तो कंबाइन एक्टिविटीज अक्रॉस डिपार्टमेंट इनटू, इकट्ठी करके लाना, कि भाई हम क्या करें, हर एक अलग अलग एक्टिविटी को इकट्ठा कर दें। हर व्यक्ति के अलग अलग गोल्स हैं, लेकिन उन अलग अलग गोल्स को हम कैसे कहें कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि कोई व्यक्ति चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा उसको इंक्रीमेंट हो, कोई चाहता है कि अरे मुझे अच्छी सैलरी मिल जाए, कोई चाहता है मुझे टाइम से घर छोड़ दिया जाए, कोई चाहेगा कुछ, कोई चाहेगा कुछ। तो इन सबके अलग अलग गोल्स को एक गोल बना के लाके आया जाए कि ठीक है आपका काम हो जाएगा, लेकिन ये तब होगा जब ऑर्गेनाइजेशन का ये वाला गोल अचीव होगा। जब ऑर्गेनाइजेशन इतना प्रॉफिट अर्न कर लेगी तो सबकी सैलरी बढ़ जाएगी, सबको बोनस मिलेगा जिस जिसने काम किया है। तो ये कैसे होगा, कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग, कोऑर्डिनेशन से। इसके बाद बूस्ट एफिशिएंसी। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में
बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, तो उससे क्या होगा कि लोग अलग अलग काम नहीं करेंगे, लोग उल्टे सीधे काम नहीं करेंगे, जिन लोगों को जो काम सौंपा गया है वो वही बहुत अच्छे से कर लेंगे, जिससे क्या होगा हमारी कम से कम कॉस्ट होके आएगी, कम से कम कॉस्ट निकल के आएगी। इसके बाद डाइवर्स गोल अचीवमेंट, हम क्या करते हैं अलग अलग तरीके से गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अलग क्या लिखा, अलायंस इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल फॉर सक्सेस, अलग अलग लोगों के ऑब्जेक्टिव्स को हम एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में लेके आ सकते हैं। इसके बाद कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या है, तो सबसे पहली चीज यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, क्या होगा कोऑर्डिनेशन से, जो हमारे एफर्ट्स हैं उन सबकी यूनिटी बनेगी, हम जो हमारे एफर्ट्स हैं हम कॉमन गोल की तरफ लेके जाएंगे, है ना। इसके बाद टाइमली कम्युनिकेशन, अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो आप क्या कर सकते हैं, लोगों से आराम से कम्युनिकेशन कर सकते हैं बिना किसी बैरियर के, जाके डायरेक्ट बात की कि सर ये ऐसी समस्या है, सर ये वैसी समस्या है। इसके बाद रिसोर्सेज ऑप्टिमम ऑप्टिमाइजेशन की, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनको बहुत अच्छे तरीके से यूज करें, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं कि कोई हमारे रिसोर्सेज ज्यादा यूज हो रहा हो, कोई कम हो रहा हो, कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए। इसके साथ फ्लेक्सिबिलिटी, अगर अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल रहेगी, किसी भी प्रकार के चेंज को जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर पाएगी। इसके बाद बैलेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा तो सबके पास सेम, मतलब सेम इन द सेंस कि उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसी भी व्यक्ति पे ओवरबर्डन नहीं होगा। इसके बाद अगर कोऑर्डिनेशन रहा तो उसकी इंपॉर्टेंस, उससे फायदे क्या है, तो सबसे पहले सेम चीज फीचर्स वाली, कि अगर कोऑर्डिनेशन है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी आएगी, क्या आएगी, यूनिटी, हर व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा और टीम वर्क बहुत बढ़िया रहेगा। कम्युनिकेशन अगर अच्छा रहेगा कि भाई लोग आपस में अच्छे से बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, तो क्या कर पाएंगे, वो एक दूसरे को जब वो समझेंगे तो बहुत अच्छे से टीम वर्क कर पाएंगे। कि एक जैसे कि मानिए स्कूल में आपके दो टीचर हैं, ठीक है, एक आपके अकाउंट्स वाले सर हैं, एक आपके इकोनॉमिक्स वाले सर हैं। अब क्या होता है, किसी रोज अकाउंट्स वाले सर नहीं आए, लेकिन अकाउंट्स वाले सर और इकोनॉमिक्स वाले सर की इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है कि वो क्या करें, कि वो अकाउंट्स वाले सर की जगह लेक्चर ले ले, कि बोले कि अच्छा बच्चा कोई बात नहीं, वो वाले सर नहीं आए, तुम्हारा सिलेबस का लॉस नहीं होना चाहिए, मैं पढ़ा देता हूँ। और उधर वो अकाउंट्स वाले सर हैं, उनको भी दिक्कत नहीं हो कि अरे आपने मेरा लेक्चर क्यों पढ़ा दिया, ये और वो फलाना नहीं। अगर इनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा, अच्छे से बैठ के इनकी जो बॉन्डिंग होगी बहुत अच्छी होगी, अच्छा कम्युनिकेशन होगा इनके बीच में, तो एक अच्छा टीम वर्क भी मिलेगा। कि जैसे किसी का काम कोई टीचर कर दिया, कोई का काम कोई टीचर कर दिया, आप देखते होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके स्कूल में बहुत सारे ऐसे टीचर होंगे जिनकी बहुत अच्छी दोस्ती होगी, तो कभी किसी का काम कोई कर दे रहा है, कभी किसी का काम कोई कर दे रहा है, बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, है ना। तो ये हर एक चीज। इसी के बाद इनहेंस एफिशिएंसी, अब इससे क्या होगा, हमारे इतनी सब चीजें होंगी तो भाई हमारी कॉस्ट कम से कम आएगी ना। कि जैसे कि मानो अभी हमने बताया कि जैसे एक अकाउंट्स वाले सर नहीं आए तो इकोनॉमिक्स वाले सर ने हर एक चीज देख ली, ठीक है। अब हमारे कम से कम रिसोर्सेज यूज हुए कि भाई उसके लिए हमें कोई सब्स्टिट्यूशन के लिए टीचर नहीं लेके आना पड़ा, उसकी एनर्जी बची, वो किसी और काम में हम उसको लगा सकते हैं। तो भाई क्या हुआ, हमने कम से कम रिसोर्सेज में अच्छे से अच्छा काम कर दिया, कि नहीं आया कोई बात नहीं, वो भी फ्री बैठे थे, इनको लगा कि कर दिया काम, और बच्चे भी वही वाले रहे कॉमर्स वाले, तो उनसे लिंक भी बैठी हुई है, हर एक चीज सही चलेगी। सपोर्ट गोल अचीवमेंट, कि देखिए अब इतना सब होगा तो गोल अचीवमेंट तो हो गई होगा, कि भाई स्कूल का काम है क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करना। एक सर नहीं आए तो उसकी वजह से बैरियर हो सकता था, लेकिन जो इकोनॉमिक्स वाले सर हैं उन्हें ये काम कर दिया। इसके बाद रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर अच्छी वही होगी, क्या होती है कोऑर्डिनेशन अगर बहुत अच्छी रहेगी तो लोगों के बीच में लड़ाई नहीं होगी। सेम चीज कि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स वाले सर लड़ेंगे नहीं, कि एक दूसरे को बाल पकड़ के नहीं मारेंगे कि भैया आपने मेरे लेक्चर क्यों पढ़ा दिए, अब ऐसा और वैसा कि वो ट्यूशन के चक्कर में लड़ रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है। इसके बाद एक छोटा सा रिकैप करते हैं, व्हाई मैनेजमेंट मैटर्स, मैनेजमेंट मैटर क्यों कर रहा है। तो सबसे पहले एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम कॉस्ट में काम हो, सही समय पे काम हो, और ऑर्गेनाइजेशन में जो मालिक लोग हैं वो अच्छा प्रॉफिट उठा पाए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, प्रॉफिट है। इसके बाद दूसरी चीज क्या है कि इनोवेशन और ग्रोथ हो, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में उसमें अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़े, है ना, ये भी तो चाहिए। इसके बाद क्या है, सस्टेनेबिलिटी, ऐसा नहीं कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक साल सक्सेस कर ली उसके बाद डूब गए, नहीं, क्या हो ये सस्टेनेबल रहे, कि भाई लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके चलना है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे चलना है, लॉन्ग टर्म अप्रोच लेकर चलना है, ठीक है। थिंक अबाउट मैनेजमेंट इन डेली लाइफ एंड योर फ्यूचर करियर, भाई ये आप लोगों के लिए था कि भाई आप सोचो आपके जीवन में कैसे क्या चीजें चल रही हैं, और आप अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट करके अपने फ्यूचर को
बेहतरीन से बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। होप आप सभी को ये पहला चैप्टर समझ में आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन भाई ओपन है, आइए कमेंट कीजिए, डाउट पूछिए। और साथ ही साथ थैंक यू सो मच देखने के लिए सारी वीडियो, इतनी बड़ी वीडियो। हालांकि बड़ी नहीं है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर सकते थे और ब्रीफ कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं। सो थैंक यू सो मच एंड ख्याल रखिए सभी लोग। और बाकी जो कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं ना। एंड थैंक यू सो मच।